रघुपुर गांव जंगलों के समीप बसा था। वहां के लोग अधिकांशतः खेती करते थे या जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में भोला अपने माता पिता के साथ रहता था। भोला के माता पिता हमेशा उसके कारनामों से परेशान रहते थे, क्योंकि भोला थोड़ा नासमझ और आलसी था। भोला, अरे ओ बेअक्ल लड़का, बाहर आ। मैं जा रही हूँ खेत में धान काटने। शाम होने से पहले तू जंगल से आम ले आना। कल मुझे अचार बनाना है। पता नहीं क्यों आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या माँ, मैंने कब से अपने दोस्तों के साथ खेला नहीं है और आज दोस्तों ने क्रिकेट के लिए बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगा आम लाने। चुपचाप करो, जो कहाँ गया है दिन भर बस खेलना खेलना लगा रहता है। एक काम तो ढंग से होता नहीं। इतना कहकर भोला की माँ ललिता खेत में फसल काटने चल पड़ती है और भोला भी अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए वापस सोने चला जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद जब भोला की आंख खुलती है तो वह हैरान रह जाता है। बाहर तो शाम हो चुकी थी। अरे बाप रे बाप भोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से भाग और माँ के आने से पहले आम लेकर लौट आ। और तभी वही हुआ जो जिसकी माँ ने उसको चेतावनी दी थी। आसमान में अचानक से घने काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। भोला जल्दी से भाग घर के देहरी की ओर मन ही मन बोला, अरे हरे बारिश भैया, थोड़ा सा तो रुक जाओ, बस मुझे थोड़ा आम तोड़कर घर जाना है, उसके बाद बरसाना जितना बरसाना है। इधर भोला की माँ भोला को ढूंढ रही थी। बोल रही थी सारा घर छान मार लिया, पर ये भोला तो कहीं दिखाई नहीं दिया। कहाँ गया ये लड़का भोला? अरे ओ भोला। तभी सामने से गांव की एक बच्ची बोलती है, चाची, भोला तो जंगल गया है आम लाने। हे भगवान, ये लड़का कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनता। ऐसी बारिश तो तब आती है जब उसे आना होता है। तब बच्ची बोलती है, किसे आना होता है? काकी तो भोला की माँ ललिता कुछ बोल नहीं पाती। तभी मौसम साफ हो जाता है, जिस वजह से भोला थोड़ा आम तोड़ लेता है और उसे लेकर घर जाने लगता है। तभी उसके दो दोस्त मोहन और सोनी उसे मूर्ख बनाकर सारा आम लेने का योजना बनाते हैं। तभी सोनी बोलती है, अरे ओ भोले, ये कच्चा आम लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे हट सोनी, मुझे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पहले ही बहुत देर हो गया है। अगर सही समय पर आम लेकर घर नहीं गया तो माँ आज खाने भी नहीं देगी। देख भोला, आज तो घर पहुँच भी गया तो आज तुझे खाना मिलने से रहा। अरे ऐसा क्यों करेगी माँ? अरे मेरे नासमझ दोस्त भोला, क्या कच्चा आम से कोई अचार बनाते हैं? देख जरा, तेरे पास तो एक भी पका आम नहीं है। हाँ हाँ सोनी, ये तो तुमने बहुत पते की बात कही है। अगर मैं ये कच्चा आम लेकर गया तो माँ मुझे खाने भी नहीं देगी। लेकिन सोनी, अब तो मेरे पास फिर से जंगल जाकर पका आम तोड़ने का भी समय नहीं है। अब तो मैं फंस गया। अरे अरे, जब तेरी ये दोस्त तेरे साथ है तो तू इतना परेशान क्यों होता है? चल एक काम कर, ये सारे कच्चे आम मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे एक पका हुआ आम देती हूँ। भोला अपने दोस्तों की बातों में बहुत आसानी से फंस गया और वो मासूमियत से एक पका आम लेकर घर की ओर चल पड़ा। पर यह सारी घटना एक पत्थर के पीछे छुपा एक बहुत सुंदर लड़की देख रही थी और वह सोचती है, इससे बड़ा अक्ल का कच्चा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। अरे इसे तो ये तक नहीं पता कि पके आम का अचार नहीं बनता। मुझे तो ऐसे ही लड़के की तलाश थी। अब तो मैं इसे तुरंत फंसा लूंगी। माँ, ओ माँ, देख तू आम ले आया। अरे ये क्या नासमझ लड़के, बस एक आम लेकर आया तू? नहीं माँ, मैं तो जंगल से ढेर सारे कच्चे आम लेकर आ रहा था, पर रास्ते में मेरे दोस्तों ने कहा कि कच्चे आम से भला अचार बनते हैं। अचार तो पका आम से बनता है। तो मैं अपने दोस्तों को सारे कच्चे आम दे दिया और बदले में ये पक्का आम लेकर आ गया। देख, मैंने किया ना समझदारी का सौदा। तभी उसकी माँ ललिता अपने बेटे का ऐसी मूर्खता भरी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। बोलती है, आज तो तूने हद ही कर दिया भोला। आज तो तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। निकल जा मेरे घर से, तभी अकल आएगी तुझे। इतना कहकर ललिता घर की तरफ चली जाती है और भोला वापस जंगलों की तरफ जाने लगता है। सीमा, जो पास में ही छिपकर भोला और उसकी माँ की बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में एक चालाक चमक उभर आई। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए धीमे से बुदबुदाई, यही सही मौका है।
इस लड़के का फायदा उठाने का। भोला जंगलों में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, तभी उसका पीछा करते हुए सीमा भी वहां आ जाती है। कैसे हो चंचल लड़का? अरे वाह, पहली बार किसी ने मुझे चंचल बोल, वरना सब तो नासमझ बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तुम लगता है इस गांव में नई आई हो। सही पकड़े हो, मेरा नाम सीमा है और मैं पास के ही गांव की रहने वाली हूँ। कि मुझे मेरे मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया और मैं एक आश्रय के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। अगर तुम मुझ गरीब को किसी कोने में छोटी सी जगह दे दो तो तुम्हारा बहुत आभार रहेगा। अरे जब मुझे ही मेरे घर में रहने नहीं दिया तो मैं तुम्हें कहाँ से आश्रय दे दूं? मैं तो खुद ही आज रात के लिए आश्रय ढूंढ रहा हूँ। लेकिन तुम्हें क्यों घर से निकाल दिया? फिर भोला उसे सारा बात बताता है, लेकिन सीमा को तो पहले से ही यह सब मालूम था, इसीलिए वह पहले ही एक पेड़ के पास आम रखी हुई थी। वह पेड़ के पास जाती है और आम से भरी टोकरी उसके सामने ले आती है। भोला यह देखकर खुश हो जाता है। अरे वह सीमा, तुम तो कमाल की लड़की हो। तुमने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी। अब मैं माँ को यह सारा आम दे दूंगा, जिससे वह यकीन कर लेगी कि उनका बेटा बेअकल नहीं है। तो क्या अब तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दोगे? भोला थोड़ा सोचने के बाद बोला, देखो, तुमने मेरी मदद तो की है, तो मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगा, पर मेरा एक शर्त है, तुम्हें मेरा ऐसे ही मदद करते रहना होगा। सीमा शर्त के लिए मान जाती है और दोनों वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। जल्द ही वे दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। भोला बाहर से ही अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। ललिता जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है भोला के साथ एक सुंदर लड़की है। भोला अपनी माँ को सारा घटना बताता है। माँ जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। कृपया करके मुझे बस थोड़ा दिन अपने घर में रहने दीजिए। इसके बदले में मैं घर का सारा काम कर दूंगी। बस थोड़ी जगह दे दीजिए माँ जी। ललिता उसकी बेबसी देखकर अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और सोनी भी अब पूरे परिवार से घुल मिल चुकी थी। भोला भी अब सोनी को बहुत पसंद करने लगा था। एक दिन राजा के घर काम करने वाली महिला एक खबर लेकर भोले के घर आती है। अरे ओ भोले बेटे, तुझे कल राजा ने महल बुलाया है। महल का नाम सुनकर ही सोनी बहुत गुस्सा हो जाती है। उस महिला के जाने के साथ ही सोनी भोले के साथ महल जाने का तरीका में सीमा मौका पाते ही ललिता के पास जाकर कहती है, आज माँ जी, आपको तो पता है अपना भोला कितना ना समझ है, और राजा तो बहुत ही गुस्से वाला है। कहीं भोला कुछ ना समझी कर बैठा तो पता नहीं फिर राजा क्या करेंगे। अगर आप कहो तो कल मैं भोला के साथ महल चली जाऊं। हाँ सीमा, बोल तो तुम ठीक ही रही हो। मुझे भी तुम्हारी बात अच्छी लगी। ठीक है, कल तुम चले जाना भोले के साथ महल। अगले दिन वह दोनों महल के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे सीमा महल के नजदीक जाती है, वैसे वैसे सीमा का गुस्सा बढ़ता जाता है। तभी भोला की नजर सीमा पर पड़ती है। सीमा बिना कुछ बोले ही महल में जाने लगती है और भोला भी महाराज से मिलने महल के अंदर चला जाता है। भोला महाराज के समीप जाकर अभिवादन करता है। भोला, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी बेटी आज ही विदेश से पढ़कर आई है और कल ही उसका जन्मदिन भी है। इस खुशी के अवसर पर मैंने पूरे राज्य को निमंत्रण दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 50 किलो आम का अचार लाकर देना। तभी राजकुमारी तारा भी आ जाती है और बोलती है, सब पिताजी, 50 किलो आम का अचार? भला यह लड़का अकेले कैसे लाकर देगा? महाराज, 50 किलो तो बहुत ज्यादा होता है। मैं इतना जल्दी 50 किलो अचार कैसे तैयार कर पाऊंगा? मैं 20 किलो तक दे दूंगा। इधर भोला और राजा आपस में बातचीत में मशगूल थे। उधर सीमा पूरे महल में इधर उधर घूमते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ढूंढते ढूंढते वह एक पुराने बगीचे के पास जा पहुंची और तभी उसे एक चमत्कारी बक्सा दिखा।
जैसे ही सीमा उस बक्से को लेने जाती है, तभी उसे जोर का झटका लगता है और महल से बहुत दूर जा गिरती है। कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं? जिस चीज की तलाश मुझे इतने सालों से थी, आज जब वो मिला तो मैं उसे छू भी नहीं पाई। अगर मैं उस संदूक से वो चमत्कारी अमृत पुष्प सही समय पर परिलोक नहीं लेकर गई, तो मेरी माँ हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद भोला हवेली से बाहर आता है और वह सीमा को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर सीमा भी अपना रूप वापस बदलकर चुपचाप महल के पास चली आती है। अरे सीमा, तुम यहाँ हो? तुम्हें पता है, आज मैंने राजकुमारी नंदिनी को पूरे 15 साल बाद देखा। बाम, तो मैं क्या करूं? तुम बस ये बताओ, राजा ने तुम्हें अंदर क्यों बुलाया था? फिर भोला ने सीमा को सारी बातें कह सुनाई और दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। सीमा पूरा रास्ता बस उसी अमृत पुष्प को लाने के बारे में सोचती रहती है। भोला, सीमा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं? आज राजा के बाग में किसी ने घुसपैठ की थी, इसीलिए राजा ने बाग की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी है। यनंदो, तुम क्यों चिंता करती हो माँ? कोई चोर होगा जो बस चोरी करने के इरादे से घुसा होगा। इतना कहने के बाद भोला महल की सारी बातें अपनी मां को बताने लगता है। अगले दिन एक नई सुबह के साथ। माँ ओ माँ, मैं अचार बनाने के लिए आम लाने जा रहा हूँ। शाम को मेरी तारा का जन्मदिन है। शाम को सारे गांव वाले राजा के महल में तारा के जन्मदिन की दावत का लुत्फ उठा रहे होते हैं। तभी राजा एक बड़ा ऐलान करता है। सुनो गांव वालों, मेरी बेटी आज 25 वर्ष की हो चुकी है और मैं उसके विवाह के लिए एक उत्तम वर की तलाश कर रहा हूं और मेरी कुछ शर्तें हैं। यह सुनकर भोला बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो तो बचपन से ही राजकुमारी तारा को पसंद करता था। मेरे विवाह के समय मेरे ससुर ने मुझसे सबसे नायाब और अद्भुत चीजों की मांग की थी और मैं वो लाकर भी दिया था। इसीलिए मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऐलान करता हूं, जो भी सबसे नई अनोखी चीज लेकर आएगा, मैं उससे अपनी बेटी तारा का विवाह करवा दूंगा। महल से लौटते वक्त भोला पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि ऐसा कौन सा अद्भुत और अनोखा सामान लाया जाए जिससे वह तारा का हाथ पा सके। घर पहुंचकर वह सारी बातें उत्साह से अपनी मां को बताने लगा। देख भोला, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम राजा से दूर ही रहो। वो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो बस छोटे से गरीब लोग हैं जो जंगल से आम लाकर जैसे तैसे गुजारा करते हैं। हमारा और उनका कोई मेल नहीं है बेटा। लेकिन माँ, मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी करूंगा तो बस उसी से। बेटा, तू तो प्यार में अंधा हो गया है। मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। भोला बेचारा ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है और चुपचाप घर के पास वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। ये सारी बातें सीमा घर के बाहर से सुन रही थी और उसे तो मानो अब वो चमत्कारी फूल लाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया हो। वो भोला के पास आती है और कहती है, भोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूं, तारा को पाने के लिए तुम्हें कौन सी सबसे नायाब चीज हासिल करनी होगी। क्या सच में सीमा, तुम्हें पता है? जल्दी से बताओ ना। मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगा, अपनी माँ को भी नहीं। वो धीरे धीरे भोला को बताने लगती है कि राजा के बाग में एक चमत्कारी बक्सा है जिसके अंदर छुपा है एक अद्भुत रत्न और अमृत पुष्प। पर भोला, इसे लाना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें पता है ना, राजा ने बाग की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी है और अगर पकड़े गए तो तुम्हें पता है ना, राजा तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा। मैं तारा से विवाह करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे भी अगले सप्ताह समारोह होने वाला है जिसमें सभी लोग अपनी लाई हुई अद्भुत और नायाब चीजें दिखाएंगे और उसी दिन मैं भी वो चमत्कारी रत्न और अमृत पुष्प राजा को दिखाऊंगा और तारा से विवाह करूंगा बताने के लिए। तुम्हारा धन्यवाद सीमा, सच में तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। उसी रात भोला सबकी नजरों से छिपते हुए बाग में पहुंचता है और सबका ध्यान भटकाकर वह चमत्कारी संदूक ले आता है। इधर सीमा बहुत परेशान थी। वो भोले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके मन में लगातार यही सवाल चल रहा था, पता नहीं भोला संदूक ला पाएगा या नहीं, क्योंकि कल अमावस्या की रात है और अगर वो पुष्प कल तक परिलोक नहीं पहुंचा
तो उसकी मां को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो इन्हीं सोचों में डूबी थी कि तभी भोला संदूक लेकर आ गया। देखो सीमा, तुमने जो कहा था वही संदूक मैं ले आया हूं। अब तो मेरा विवाह राजकुमारी तारा से होगा ना? जब सीमा ने वो संदूक देखा, उसकी आंखें भर आईं। उस पल उसे एहसास हुआ, भोला सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक बेहद सच्चे दिल वाला इंसान है। देखो भोला, इसमें तो 2 अमृत पुष्प हैं और एक पीला मणि भी है। ये तो तुम्हारे विवाह के लिए काफी है। इससे तो राजा तुरंत मान जाएंगे। इसे मेरे पास ही रहने दो भोला। वैसे भी तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। अब तुम आराम से सोने चले जाओ। तभी भोला शांत भाव से सोने चला जाता है और सीमा धीरे से संदूक उठाकर घर से बाहर निकल आती है। अगले ही पल वो अपने असली रूप में आ जाती है, एक दिव्य परी, और परिलोक के लिए उड़ जाती है। क्या भोला कभी तारा से विवाह कर पाएगा? क्या सीमा सच में परिलोक से लौट कर आएगी? और क्या राजा को अमृत पुष्प की सच्चाई कभी पता चलेगी? आपको क्या लगता है, आगे क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी का अगला रोमांचक पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।